ओम शांति। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हितेश छाबड़ा। आप सभी भाइयों और बहनों के बीच में आज कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसी बहन की जो कि 3 मुख्य प्रश्न लेकर के हमारे पास आए थे। 3 चीज़ें थी जिनका वो जवाब जानना चाह रहे थे अपने पूर्व जन्म से। तो जैसा कि आप सभी भाई बहन जानते हैं कि जब भी एक रिग्रेशन का सेशन किया जाता है तो उसमें केवल एक प्रश्न नहीं लिया जाता। प्रयास हमेशा ऐसा किया जाता है कि जो भी व्यक्ति पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहे हैं उनके 3 से 4 मुख्य प्रश्न ले लिए जाएं और कोशिश की जाती है कि एक ही रिग्रेशन सेशन के अंदर उसके सारे प्रश्नों के जवाब हम दे पाएं। ये बात भी आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति का रिग्रेशन किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही लाइफ देखता है। इस चीज के आधार पर कि उनकी जो परेशानी है वो कितनी बड़ी है और कितनी परेशानियां वो फेस कर रहे हैं, इस चीज के आधार पर ऐसा होता है कि वो एक की जगह कई जीवन अपने देख पाते हैं। तो ये बहन 3 मुख्य प्रश्न हमारे पास लेकर के आए थे। सबसे पहला प्रश्न था बहन का अपने वर्क लाइफ से रिलेटेड और अपने कॉलीग्स से रिलेटेड। इनफैक्ट ये वाला प्रश्न तो उनके परिवार वालों से भी रिलेटेड था। बहन ने हमारे को ये बताया कि मैं जहां पर जॉब करने जाती हूं या जो मेरा कार्यस्थल है जहां पर मैं और लोगों के साथ काम करती हूं और मेरे परिवार में भी बचपन से ही मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि सब लोग मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लॉटिंग करते रहते हैं। यानी कि वैसे तो मेरा रिश्ता उनसे बहुत मधुर है, बहुत क्लोज है, इवन बहनें भी हैं और कुछ बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, बट जब मैं अपने सर्कल के अंदर होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग मेरे खिलाफ जैसे कोई षड्यंत्र सा करते रहते हैं। मतलब मैं हमेशा लेफ्ट अलोन फील करती हूँ। मैं ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाती हूँ। ग्रुप का पार्ट वैसे हूँ पर जब भी किसी चीज की कोई मुद्दा उठता है तो मुझे कॉर्नर कर दिया जाता है और सब एक तरफ हो जाते हैं। तो एक तो बहन ने कहा कि भाई जी मैं इस बारे में जानना चाहूंगी। दूसरा इस बहन का प्रश्न ये था कि भ्राता जी जो मेरा कार्यस्थल है वहां पर मैं किसी व्यक्ति को लेकर के थोड़ा सा अट्रैक्शन फील करती हूँ और ये जो भाई हैं ये भी हमारे प्रति एक अट्रैक्शन फील करते हैं। तो मैं कारण जानना चाहूंगी कि इनसे कोई मेरा पुराना रिश्ता तो नहीं है, कोई पुराना नाता तो नहीं है, क्योंकि अचानक से ही मिले और ऐसा कोई हमारी इतनी कोई बातचीत भी नहीं है, पर जैसे एक एनर्जी एक्सचेंज होती है, जैसे कि एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं हम। तो एक तो मैं इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहूंगी कि मेरा क्या रिश्ता है। तीसरा जो प्रश्न बहन लेकर के आई वो थोड़ा अटपटा था, क्योंकि हमारे को लगा कि ऐसा तो होना ही चाहिए। उन्होंने हमारे को बताया कि जो उनकी माता जी हैं, बचपन से ही माता जी एक बात को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट रही। माता जी ने कहीं ना कहीं अपना बल इस्तेमाल करके, यानी कि अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके बच्ची को एक ऐसे संस्थान से जोड़ा जो कि धार्मिक प्रवृत्ति का है। इस बहन ने बताया कि मैं खुद तो इतनी इंक्लाइन नहीं थी, पर मेरी माताजी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था। वो हमेशा से मुझे कहती आई कि तुझे तो जाना ही है, तुझे तो इस धार्मिक प्रवृत्ति की जगह पर रहना है, सेवा भी करनी है, अपना जो काम करना है, जो एजुकेशन करनी है वो सब करते रहो, पर ये सेवा और परमात्मा से जुड़ने की जो जर्नी है आपकी लाइफ में मैंडेटरी है। तो बहन ने बोला कि भाई जी मैं करती हूं, पर उतना मेरा इंक्लिनेशन नहीं है जितना ज्यादा मेरी माताजी ने पुश किया मुझे कि नहीं तुम्हें जाना ही जाना है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है कि मेरी माताजी ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया, या माताजी ने कहीं ना कहीं मुझे एक प्रेशर क्रिएट किया कि नहीं मुझे धर्म से, परमात्मा से और इस चीज से जुड़ना ही जुड़ना है कहीं ना कहीं। तो भाइयों और बहनों, हमने इन बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर इन 3 क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो 2 जीवन में मिले। यानी कि पहले वो एक जीवन में गए, एक जीवन में कुछ प्रश्नों का उनको जवाब मिला, उसके बाद वो एक दूसरे जीवन में भी गए
तो 2 जीवन इन बहन ने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर देखे। तो आइए हम चर्चा करते हैं, यानी कि हम आपको बताते हैं कि क्या इस बहन ने अपनी जीवन में देखा और उसका आज के जो इनके प्रश्न हैं, आज के जीवन में जो इनके साथ घटित हो रहा है, उससे क्या संबंध है। तो सबसे पहले ये बहन जिस जीवन के अंदर गए, उसके अंदर इन्होंने देखा कि एक बहुत ही छोटी सी बच्ची है, और बच्ची भी कितनी छोटी, लगभग 5 या 6 साल की बच्ची इनको नजर आ रहा था। इन्होंने देखा कि मैंने, जैसे वो छोटी बच्चियां करती हैं, 2 चुटियां पहनी बांधी हुई है और फ्रॉक पहनी हुई है, और नीचे ब्लैक कलर के शूज या सैंडल नुमा, जैसे स्कूल गोइंग बच्चों के जो ब्लैक कलर के शूज होते हैं, उस प्रकार के इन्होंने शूज पहने हुए हैं, व्हाइट सॉक्स पहनी हुई हैं। कुछ इस प्रकार का इन्होंने खुद को देखा। दूसरा, इस बहन ने देखा कि मैंने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है। जिन व्यक्ति का हाथ इस बहन ने पकड़ा हुआ था, थोड़ी देर में इनको चलते चलते रियलाइज हुआ कि ये मेरे पिताजी हैं, मैंने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा हुआ है। और इन्होंने ऐसा देखा कि ये चल रही हैं एक बाजार के अंदर जैसे चल रहे हैं, और दोनों तरफ दुकानें हैं, और पिताजी शायद इनको घुमाने के लिए लेकर आए थे या इनको कुछ दिलाने के लिए लेकर के आए थे। तो इन्होंने देखा कि अपने पिताजी के साथ ये उस बाजार में घूम रहे हैं। अचानक से इन्होंने कहा कि हमारे को बहुत डर लगने लगा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया, आप तो पिताजी के साथ है, पिताजी साथ में तो डरने की क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, डर पिताजी से नहीं लग रहा है, डर मुझे एक भीड़ से लग रहा है। अचानक से कुछ लोग आ रहे हैं और बहुत ज्यादा गहमा गहमी का माहौल है, बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, और अचानक से उन्होंने बताया कि ना मुझे खून नजर आया कहीं पर, और यहाँ पर कुछ मार काट सी शुरू हो गई। हमने इनसे कहा कि अरे ये तो बहुत ही कोई सीरियस मैटर लग रहा है, तो अभी आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो मेरे पिताजी हैं वो अचानक से एक ऐसे मोड के अंदर आ गए हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है, आप आगे देखिए कि फिर उसके बाद क्या हुआ। तो बहन ने बताया कि पिताजी हमारे को बचा रहे हैं, वो अचानक से 3-4 लोगों का मुकाबला करने लग गए हैं। तो इन बहन ने हमारे को बताया कि हम अपने पिताजी की तरफ देख रहे हैं और हमारे पिताजी ये 3-4 लोगों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हमने पूछा कि ठीक है, आप अपने पिताजी की तरफ देखिए, वो कैसे हैं, टॉल हैं, शॉर्ट है, कैसे दिखने में कैसे हैं। तो बहन ने हमारे को बताया कि भाई जी हमारे पिताजी सिख हैं, काफी लंबे हैं, सर पे पगड़ी है, दाढ़ी मूछें हैं। तो लगभग जिस प्रकार का व्यक्तित्व बहन ने हमारे को बताया वो कुछ ऐसा था जो दशमेश पिताजी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दिए हुए जो कमांडमेंट्स हैं, जो उनके आदेश हैं अपने बच्चों के लिए, कि सिखिज्म के अंदर जो चीजें फॉलो की जाती हैं, जिस प्रकार से वेशभूषा रखी जाती है, जिस प्रकार से अपना आचार व्यवहार होता है, जिस प्रकार से उनको अपने आप को कैरी करना होता है। तो बहन बता रही थी, तो हमारे को ऐसा समझ में आया कि हाँ, ये जो भ्राता जी हैं वो सिख हैं। तो बहन ने बताया कि मेरे पिताजी ये 4 लोगों से मुकाबला कर रहे हैं, और जैसे वो लोग जो हैं असली में हमें अटैक करना चाहते थे। तो मेरे पिताजी ने किसी प्रकार से धक्का देकर के इनको गिरा दिया है, और हमारे पिताजी ने हमारे को गोद में उठाया, और वहां पर पास में किसी दुकान में एक अलमारी नुमा कोई चीज थी। एक जैसे दुकानें होती हैं मार्केट्स के अंदर, छोटी दुकानें होती हैं, उसके अंदर व्यापारी कई सारा सामान अलमारियों के अंदर रखते हैं। तो बहन ने हमारे को बताया कि हमारे पिताजी ने किसी दुकान की अलमारी के अंदर हमारे को बिठा करके बंद कर दिया उस अलमारी को। और वो जो अलमारी थी, अलमारी जैसे 2 दरवाजे होते हैं अलमारी के, उन दोनों दरवाजों के बीच में से जो एरिया होता है जहां से थोड़ा बहुत वो देख पा रही थी, टकटकी लगा करके देख रही थी बाहर क्या हो रहा है। तो काफी देर तक उन्होंने एक्सपीरियंस किया उस हॉरर को, और देखा कि पिताजी मुकाबला कर रहे हैं, और अकेले पिताजी नहीं है, कई लोगों के ऊपर जो है अटैक किया जा रहा है। और कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिताजी ने उनको, कहीं जो लोग अटैक कर रहे थे उनको खदेड़ दिया, उस जगह से दूर ले गए जहां पर उनकी बच्ची छुपी हुई थी। तो इस बहन ने हमारे को बताया कि मेरे पिताजी चले गए हैं, और बहुत ही चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, और अपने पिताजी की भी आवाजें सुन रहे थे। आवाजें सुनते 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 अचानक से एक ऐसा मोमेंट आता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि अब हमें वो सुनाई नहीं दे रहे हैं,
और आवाजें हैं, पर हम अपने पिताजी की आवाज को उस शोर के अंदर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इन्होंने बताया कि मैं अलमारी में हूं, मैं बहुत जोर जोर से रो रही हूं, पर क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा शोर है तो ये आतंक करने वाले लोग, ये दंगा करने वाले लोग, ये हत्यारे जो यहां पर घूम रहे हैं वो मुझे ढूंढ नहीं पाए, और बाद में कोई सुरक्षा बल तरह के कोई सुरक्षा कर्मी वहां पहुंच गए हैं। शायद उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि शायद किसी प्रकार के फौजी वहां पर पहुंच गए हैं और उन्होंने इनको ढूंढ लिया है। तो बहन से हमने पूछा कि ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, तो क्या उसके बाद आप अपने पिताजी को मिल पाए? तो बहन ने कहा कि नहीं भाई जी, मैं पिताजी को नहीं मिल पाई। हमने कहा ठीक है, फिर परिवार के किस सदस्य को आपको हैंड ओवर किया गया, कहीं तो लेकर के गए होंगे? तो उन्होंने बोला कि भाई जी हमारे को याद नहीं है कि हमारे परिवार वाले कौन है, कहाँ रहते हैं, और शायद ये लोग ढूंढ नहीं पाए हैं उनको, या शायद कुछ ऐसी अनहोनी हो गई है कि शायद कोई बचा नहीं। ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है हमारे देश के अंदर, जिसके बारे में सोचकर हमें ऐसा लगता है कि हर सच्चा भारतीय एक बहुत ही दुख और शोक का अनुभव करता है। बहन ने बताया कि भाई जी मैं बहुत अकेली सी पड़ गई हूँ और मुझे एक अनाथ आश्रम में ले जाया गया है और अब मैं यहीं रहती हूँ। तो हमने उनसे पूछा कि अनाथ आश्रम में तो फिर और दोस्त मिल गए होंगे, साथी मिल गए होंगे, अब तो जीवन थोड़ा सुखी हो गया होगा, जीवन थोड़ा अच्छा हो गया होगा। तो उन्होंने बोला भाई जी ऐसी बात नहीं है, हमें उस उम्र में भी हर रोज वो दृश्य, वो खौफजदा मंजर नजर आता है और मैं बहुत रोती हूँ, दिन रात रोती रहती हूँ। कई दिनों तक तो मैंने भोजन भी नहीं किया। जैसे एक ऐसी दरिंदगी देख करके इंसान ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा महसूस कर रही थी जैसे बहुत बड़े ट्रॉमा में चली। पिताजी का चेहरा आंखों से जाता नहीं, पिताजी की याद बहुत ज़्यादा आती है। और बहन ने बताया कि मैं तो उनको दिन रात याद करती रहती हूँ, रोती रहती हूँ और कहती हूँ कि पिताजी आप कब आओगे, मेरे पापा आप कब आओगे। तो एक बहुत ही दुखदाई सिचुएशन का ये बहन अनुभव कर रही थी और हमें भी अंदर से बहुत 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 दुख फील हो रहा था कि कहीं पर भी जब ऐसा कुछ होता है तो ये दंगा करने वाले लोग, फसाद करने वाले लोग, ये लोग क्यों ऐसा भूल जाते हैं कि दंगा और फसाद करने से केवल घर उजड़ते हैं। इस प्रकार से जान ले लेने से, और वो भी निर्दोष लोगों की जान ले लेने से, लोगों को क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? क्यों करते हैं ऐसा? पर जैसा कि दुनिया का निज़ाम है और चीज़ें ऐसी होती हैं दुनिया के अंदर जिनका प्रतिकार भी किया जाता है, जिसको फाइट बैक भी किया जाता है, ये सब कुछ तो होता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं हम दिल से ये इच्छा रखते हैं कि अगर लोग छोटी मोटी चीज़ों से ऊपर उठ जाएं और एक बड़ी पिक्चर देखें और शांति का वो संदेश जो हमारे भारत देश में आए हुए हर गुरु, हर संत, हर महात्मा, हर देव पुण्य आत्मा ने सभी बच्चों को दिया, अगर उससे जुड़ जाएं तो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि भला करने वालों के हाथ तो कभी खाली नहीं रहते, दान पुण्य करने वाली आत्माएं। और क्योंकि बहन ने हमारे को ऐसा बताया कि पिताजी सिख हैं और हमें पता है कि हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हमें पता है कि वो किस समय की घटना है। हम जानते हैं कि हमारे जो भाई बहन हैं वो इससे वाकफियत रखते हैं कि कब ये इंसिडेंस हुआ था, और ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे देश में हुई थी। और हमारे सिख समुदाय के जो भाई हैं, अपने छोटे से होते हुए बड़े जीवन में आज काफ़ी हमारी उम्र हो गई है, हमने हमेशा देखा है कि सेवा में, दूसरों को देने में हमेशा सबसे आगे नजर आते हैं। और जगह जगह पे लंगर लगना, ऐसा नहीं है कि और पंथ और समुदाय के लोग नहीं करते। तो हमारे भारतवर्ष की कल्चर है, हमारी संस्कृति है दूसरों को देना,
पर हमारे जो सिख भाई हैं वो इस चीज में हमें बहुत आगे नजर आते हैं, देने में, करने में और दूसरों का भला करने में। जिस चीज की विश्व में कमी हो जाए हमारे सिख भाई उसी का लंगर लगा देते हैं। तो हम दिल से बहुत नमन करते हैं अपने प्यारे सिख भाइयों का, और बहुत बहुत एक बार दुख का अनुभव करते हैं हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को सोचकर भी जो इस बहन ने हमारे को बताया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो बहन से हमने पूछा कि फिर क्या है, क्या हो रहा है और क्या आप देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो रोज रोती रहती हूँ, बस पापा को याद करती रहती हूँ। हमने कहा कि आपने पढ़ाई करी, कुछ किया? तो उन्होंने बोला कि कुछ मैं अजीब सी हो गई हूँ, ना मैं पढ़ पा रही हूँ, ना मैं लिख पा रही हूँ, ऐसे एक गुमसुम सी हो गई हूँ। और उन्होंने बोला कि मैं स्टेबल ही नहीं हो पाई कई वर्षों तक, और हर रोज अपने पिता को याद किया। और 4 या 5 साल बाद ही, क्योंकि जब ये घटना हुई थी तब उन्होंने बताया कि मैं लगभग 6 साल की हूँ, 5 या 6 बताया था, उन्होंने बोला 6 साल की लग रही हूँ। और जब उन्होंने बताया कि मेरी मृत्यु हुई तो मैं ज्यादा बड़ी नहीं थी, मैं 10-11 साल की उम्र में ही मेरी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने बताया कि 5 साल तक मुझे लॉन्गिंग थी, यानी 5 साल तक मैंने रोज अपने पिता को याद किया कि पिताजी आप मेरे जीवन में क्यों नहीं आते, आप कहाँ चले। आप सभी भाई बहनों से हम ये शेयर करना चाहते हैं कि जब आप ट्रांस की स्टेट में एक सीन देखते हैं तो हमारे पास मेथड होता है जिसके अंदर जो व्यक्ति ट्रांस में है उनको प्रोब किया जाता है और वो देख पाते हैं, जज कर पाते हैं कि जो मेरा जिस व्यक्ति को वो ट्रांस में उस जीवन में देख रहे हैं वो इस जीवन में कौन है, प्लेस कर पाते हैं। इसकी एक टेक्निक होती है जो करवाया जाता है। तो ये प्यारी बहन, वो जो हमारे सिख ब्रदर थे जिनके साथ ऐसा हुआ, जो कि इनके पिता रहे उस जीवन के अंदर, उनको प्लेस कर पाई थी। और इन्होंने हमारे को बताया कि ये जो मेरे पिताजी चले गए थे, ये जो भाई है जिनके प्रति मैं एक आकर्षण फील कर रही हूं, ये वही भाई है जो कि मेरे पिताजी थे उस जीवन में। और सभी भाई बहनों के सामने हम ये एक भाव रखना चाहेंगे और आपको ये बताना चाहेंगे कि उनको भी हमने यही समझाया था। तो उनको हमने ये बताया कि जो हमें समझ में आया बाद में वो ये है कि जब ये घटना हुई, दुखदायी घटना हुई, तो आपने बहुत ज्यादा पुकारा है, आपने बहुत ज्यादा याद किया, आपने उस आत्मा का कहीं ना कहीं आवाहन किया। क्योंकि उनकी डेथ तो नेचुरल नहीं थी, तो वैसे भी एकदम से उनको बर्थ नहीं मिला होगा, तो काफी समय उनको जैसे भ्रमण करना पड़ता है अगला जीवन मिलने से पहले। तो उन्होंने भ्रमण किया होगा और लगभग उसी समय जिस समय आपने शरीर त्यागा और दोबारा से शरीर लिया, आपके पिताजी ने भी शरीर ले लिया। अब क्योंकि वो फॉर्मेट ही ऐसा था, वो दोबारा आपके जीवन में पिताजी के रोल में नहीं आ पाए, पर क्योंकि आपकी कॉलिंग इतनी स्ट्रांग थी तो किसी ना किसी प्रकार से उस आत्मा ने जहां पे भी जन्म लिया, क्योंकि उस आत्मा के कहीं और भी अपने कार्मिक अकाउंट्स रहे होंगे, वहां पे भी उनको सेटल करने थे, तो वहां पे उन्होंने जन्म लिया और वो करके आपके सामने आ गए। अब आपका जो एक दूसरे के प्रति खिंचाव है, दरअसल ये एक बहुत ही पवित्र खिंचाव है। आप दोनों एज आत्मा, एज सोल, आप उनको उस दृष्टि से आत्मा कॉल कर रही है कि ये वही व्यक्ति हैं जिनसे मेरा बहुत आत्मिक प्रेम था, ये तो मेरे पिता थे। आत्मा को वो बात पता है, पर बाहर क्योंकि हम थोड़े नासमझ हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो आसपास हमारा माहौल है, थोड़ा विकारी वृत्तियां हैं और आसपास का जो माहौल है थोड़ा नेगेटिव एनवायरनमेंट है। जैसा कि हम बोलते हैं कि कलयुग के अंदर नेगेटिव एनवायरनमेंट है और उसी के लिए लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, उसी के लिए लोग धर्म से जुड़ते हैं, उसी के लिए लोग पूजा, तपस्या, अर्चना और इस तरीके की चीजें करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि हम लोग थोड़ा दूर हैं इन सब चीजों से और हमें और सीखने की जरूरत है। तो आप उस इमोशन को एग्जैक्टली जज नहीं कर पाए कि इमोशन कौन सा है। तो अट्रैक्शन तो है, पर ये वो अट्रैक्शन नहीं जो शायद आप समझ रहे हैं। बाकी आगे आप समझदार हैं, कैसे आपको आगे देखना है ये आपकी, तो आपकी पर्सनल चॉइस है, ये भाई की पर्सनल चॉइस है, क्योंकि पहले जो रोल प्ले किया वो प्ले किया, अब आगे क्या है वो आप लोगों की चॉइस है। तो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो इसी के साथ जो हमारी बहन है, उनका पहले क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया, उनको मिल गया कि जो व्यक्ति हैं जिनके प्रति वो थोड़ा आकर्षण फील करते हैं, ये कौन है, इनसे क्या रिश्ता है और क्यों ऐसा है।
ये ऑटोमेटिकली क्यों है, हमने कभी बात नहीं की, कभी कुछ नहीं किया, बस एक इमोशन फील होता है और हमें लगता है दोनों तरफ से फील होता है, तो उस चीज का जवाब उनको हमने दे दिया। इसके बाद जो उनके बाकी के 2 प्रश्न हैं उनके ऊपर काम किया। सबसे पहले तो हमने तो केवल उनको इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए भेजा कि लोग प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट क्यों करते हैं, हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं ऐसा क्यों फील लगता है, घर में, परिवार में, काम की जगह पर, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके बीच में आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको कॉर्नर कर दिया जाता है। हमने तो इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए उनको दूसरे जीवन में भेजा, पर इसके साथ साथ जो तीसरा प्रश्न था उसका भी जवाब उनको इसी जीवन में मिल गया था। तो आप सबके साथ शेयर करते हैं कि पहला जीवन देखने के बाद जब उनको दूसरे जीवन में भेजा गया तो बहन ने क्या देखा। सबसे पहले तो इस बहन ने ऐसा देखा कि ये किसी राजघराने के अंदर है। इनसे हमने पूछा, सबसे पहले पूछा जाता है कि आपको क्या फील हो रहा है, क्या आप फील कर रहे हैं पुरुष हैं, महिला हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं, जो फील हो रहा है मैं हूं तो महिला ही। तो मैं कहा ठीक है, आप जाइए, देखिए क्या है राजघराना, क्या आपका पद है, क्या आपका वो है, क्या आपका ओहदा है। तो उन्होंने हमारे को ऐसा बताया कि मैं जहां पर हूं, जिस जगह पर मैं हूं, इस जगह का जो ये राजघराना है, मैं इसकी रानी हूं। तो हमने कहा कि ठीक है, आपको दिख रहा है कि आप रानी हैं, तो आप देखिए कि राजा कौन है। तो कभी कभी क्या होता है भाइयों और बहनों कि जब आप एक दूसरा व्यक्ति देखते हैं ट्रांस के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही वर्षों पुरानी मेमोरी होती है, पता नहीं ये कितने जन्म पुरानी बात है, जब वो इस रानी के रोल में रहे होंगे, तो चीजें धुंधली धुंधली होती हैं और बार बार प्रोब करने के, वो इसी चीज में मेहनत लगती है। इसी चीज के लिए जो सेशन होता है वो 2 घंटा, कभी कभी 2.5 घंटा, कभी कभी तो 3-3 घंटे चलता है। तो इसी आधार से जब उन्होंने शुरू में देखा तो उन्होंने कहा कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो अकबर का दरबार है। हमने कहा अच्छा, अकबर का दरबार है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप रानी हैं। तो उन्होंने बोला रानी तो मैं हूं। हमने कहा राजा कौन है? राजा तो अकबर है। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है, फिर रानी है तो आप कौन है? आप हिंदू रानी हैं, आप मुसलमान हैं, कौन है आप? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो हिंदू हूं। हिंदू हो? हमने बोला हाँ। हमने पूछा हिंदू हो? कह रही हाँ, मैं तो हिंदू राजपूत हूं। हमने कहा अच्छा। तो हमारे को लगा कि ये तो शायद जोधा भाई हमारे को मिल गई हैं PLR के अंदर, तो हम थोड़े एक्साइटेड हो गए। तो हमने उनसे पूछा कि आपका नाम जोधा भाई है? उन्होंने कहा नहीं, जोधा भाई तो नाम नहीं है। हमने कहा अच्छा, हो सकता है उनकी कोई और रानियां भी नहीं हो जो कि इस समाज से थे। थोड़ी देर प्रोब किया और हमने पूछा कि आप अपनी, जो आपके युगल हैं, जो आपके पार्टनर हैं, आप उनकी तरफ देखिए और बताइए कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को जो दिख रहा है ये अकबर तो नहीं है, अकबर के बारे में कुछ बात चल रही है सभा के अंदर। हमने कहा अच्छा, तो जो आपके हस्बैंड हैं, यानी कि जो राजा हैं, जो महाराज हैं, तो वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या किसी और धर्म से हैं, फॉर दैट मैटर, किस समाज के हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे जो हस्बैंड हैं, मुझे दिख रहा है, जो राजा हैं, जो महाराज हैं, ये भी हिंदू राजपूत हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो बहन ने हमारे को बताया कि जो हमारे हस्बैंड हैं, पहले तो वो बात हो रही थी, अब सभा में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। तो हमने बोला ठीक है, क्या अब अकबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या चर्चा हो रही है? तो कह रहे हैं कि ना कोई फैसला होना है इस दरबार के अंदर। का फैसला होना है? हमने कहा कह रहे जो फैसला होना है वो फैसला कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमसे जुड़ा हुआ है, कोई फैसला होने वाला है। तो हमने पूछा कि क्या फैसला होने वाला है, क्या नजर आ रहा है, थोड़ा बताइए। तो बहन ने हमारे को बताया कि ऐसा है कि हमें ऐसा दिख रहा है कि हमारे जो महाराज हैं उन्होंने हमें आदेश दे दिया है कि हम ये राजघराना छोड़कर, ये जगह छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चले जाएं। तो हमने बोला ये क्या बात हुई, ऐसा आपने क्या कर दिया, ऐसा आपने क्या काम कर दिया? तो उन्होंने बोला याद नहीं आ रहा क्या किया है, लग तो रहा है कि कुछ गलत किया, गिल्टी तो फील कर रही हूं। और उन्होंने बोला कि मेरे साथ ना जब ये फैसला हो रहा है तो दूर से ना मेरी दाई मां मुझे देख रही है। अब आप में से कई भाई बहनों को ये बात ऑलरेडी पता होगी, जिनको नहीं पता होगी उनके
थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता देते हैं कि राजघरानों में, कई घरानों में इस तरीके की प्रथा पहले हुआ करती थी कि अगर कोई राजकुमारी किसी घराने में पैदा हुई है तो जो दाई माँ उनको जन्म देती थी वो जीवन भर उनके साथ रहती। यानी कि एक राजकुमारी है तो कहीं ना कहीं उनका विवाह तो किसी राजघराने में ही होगा, या तो किसी महाराज से होगा, या फिर किसी राजकुमार से होगा, या फिर किसी बड़े जनरल से होगा, जिस प्रकार से होता है राजघरानों में विवाह। तो उन्होंने ऐसा देखा कि ऐसा जो आदेश है महाराज दे रहे हैं, मैं उनकी रानी हूं और मेरी दाई माँ मुझे तिरछी नजरों से दरबार में है, उनकी इतनी अथॉरिटी है कि वो दरबार में खड़ी है, दूर पीछे कॉर्नर में खड़ी है और वो मुझे घूर रही है। कह रही मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मेरी दाई माँ मुझे बार बार ऐसा कहती थी कि तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, ये तू ठीक नहीं कर रही। वो मुझे बहुत कहती थी, उनका हक भी था मेरे ऊपर, पर मैं इतनी ज्यादा मतलब जो उन्होंने एग्जैक्टली बोला कि मैं इतनी ज्यादा बदतमीज थी, मैंने उनकी बात नहीं सुनी कभी। तो हमने कहा कि ठीक है, आप देखिए फिर क्यों हुआ फैसला। तो कह रही याद नहीं है। इसके बाद बहन से हमने पूछा कि चलिए ठीक है बताइए आप हमारे को, क्योंकि उनको याद नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो और चीजों पे ध्यान लेके जाया जाता है, जैसे जैसे और चीजें याद आती जाती है तो फिर कड़ियां जुड़ जाती है। तो हमने उनसे पूछा कि पहले तो आप हमारे को ये बताइए कि क्या आप अकेली रानी हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हाँ रानियां तो कई हैं यहाँ। हमने उनसे पूछा कि ठीक है रानियां कई हैं तो कितनी हैं। तो उन्होंने बोला कि 7-8 और हैं और हम भी उनमें से एक हैं। तो हमने उनसे पूछा कि ठीक है आप 7-8 रानियां हैं तो आपका क्या पद है उसके अंदर। तो उन्होंने बोला कि मैं पाटवी रानी हूं। पाटवी रानी या जिनको पट रानी बोलते हैं। पट रानी वो रानी होती है जो रानियों में सबसे बड़ी होती है, या राजा के द्वारा उनको यह अधिकार दिया जाता है कि वो सभा में उनके साथ बैठ करके सभा का संचालन करती है, तो उनको पट रानी बोला जाता है। तो उन्होंने हमारे को बताया कि मैं ना पाटवी रानी हूं। और जैसी उन्होंने इतनी ही बात बोली थी, उन्होंने बोला कि मुझे याद आ गया कि क्या हुआ है। बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, याद आ गया तो बताइए कि क्या हुआ, क्यों आपके ऊपर ऐसा जुल्म ढाया जा रहा है, तो बहुत गलत बात है। तो उन्होंने बताया कि दरअसल क्योंकि मैं सबसे श्रेष्ठ रानी थी और मेरे आने के बाद महाराज ने और शादियां कर ली। हालांकि जो शादियां थी वो काफी पॉलिटिकल नेचर थी, जैसे राजा महाराजा होते हैं अपनी सीमा को सुदृढ़ रखने के लिए, सिक्योरिटी मेजर्स इंश्योर करने के लिए उनको बहुत सारे पॉलिटिकल मैरिजेस करने पड़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि हालांकि बात ऐसी नहीं है, हमारे को पता है कि ये तो वो अपने धर्म का पालन कर रहे थे और ऐसा करने के लिए, रिश्तों को मजबूत करने के लिए उनको कई शादियां करनी पड़ी। मैं बात ये समझती हूँ, पर मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ कि जो ये महाराज हैं ये किसी और रानी के पास जाएं। उन्होंने बताया और इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ये किसी और के पास ना जाए, मैं नित्य कोई ना कोई नया षड्यंत्र रचती रहती हूँ और किसी ना किसी प्रकार से इन दूसरी रानियों को फंसाने की कोशिश करती रहती हूँ। और उन्होंने हमारे को बताया कि हम ये षड्यंत्र इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरी रानियों को निकाल दिया जाए। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर अब आप षड्यंत्रकारी हैं तो आप तो कोई बहुत मास्टरमाइंड लग रहे हैं, तो फिर निकलवा दिया उनको। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं फंस गई। उन्होंने बोला कि बहुत कोशिश करी, कभी किसी के खिलाफ कभी किसी के खिलाफ, और उन्होंने बोला कि मैं षड्यंत्र कुछ इस प्रकार से करती हूँ कि मैं इन सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काती थी। मैं खुद नहीं जाती थी सामने महाराज के, पर मैं कुछ इस प्रकार से भड़काती थी कि इनमें से कोई एक दूसरी की शिकायत लगाए, दूसरी तीसरी की शिकायत लगाए और महाराज नाराज होकर इन सबको निकाल दे कि तुम सब बेकार हो और हमें रखें। तो हमने कहा फिर क्या, मैं करती तो थी पर मैं ही फंस गई। महाराज के सामने तो ये बात आ गई कि सबको कुछ ना कुछ हमने ही कहा था और पता लग गया कि हम भड़काते। तो हमें महाराज ने आदेश दे दिया है कि तुम जाओ यहाँ से, और ये अब महाराज ने आदेश दे दिया कि तुम जाओ यहाँ से और दूर जाओ यहाँ से। तो हमने कहा कि अच्छा, तो फिर ऐसा मतलब रोका नहीं उन्होंने बाद में। तो उन्होंने हमारे को बताया कि नहीं, महाराज ने जो एक बार फैसला ले लिया वो तो ले लिया। तो उन्होंने कह दिया था कि आपको जाना है, निर्वासित हमारे को कर दिया था, तो अब मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ, मैं तो कहीं और चली गई हूँ, मैं कहीं दूर रहती हूँ जाकर के, मैं कभी वापस नहीं आई अपने राजघराने।
तो हमने कहा कि ठीक है, जो बाकी की जो रानियां थी उनका क्या हुआ? तो उन्होंने बोला हमारे को तो नहीं पता, शायद किसी और को पटरानी बना दिया गया होगा, बट मैं चली गई थी, मुझे नहीं पता। तो हमने कहा कि कुछ तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि इनके खिलाफ ये करते थे। तो हमने कहा कि ठीक है, आप एक बार वापस उस सीन में जाइए जिस सीन में रानियां हैं जिनको एक एक करके आप भड़काते थे, या कोई ऐसा सीन देखिए जिसमें सब आपके सामने है। उन्होंने बोला ठीक है। जैसे ही ये बहन उस सीन में गई जिसमें सारी रानियां इनके साथ थी, तो हमने वही जो प्रोसेस होता है पहचानने का वो किया। जैसे ही किया, बहन तो एकदम जैसे, एक तो रोना होता है, एक होता है चौंक जाना, हक्के बक्के रह जाना। तो जैसे ही उन्होंने पहली रानी की तरफ देखा तो उन्होंने बोला अरे ये तो मेरी बड़ी बहन है। मैंने कहा आगे चलो, अरे ये मेरी छोटी बहन है। तीसरी रानी देखा तो उन्होंने बोला ये भी मेरी बहन है। फिर एक दूसरी रानी की तरफ लेकर के गए तो उन्होंने बोला ये मेरी भाभी है, ये मेरी भाभी है आज की डेट में। उसके बाद उन्होंने एक रानी को देखा, उन्होंने बोला ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो कहीं ना कहीं कर्मा ने एक ऐसा खेल रचा इनके साथ कि हर उस लेडी को जिसके खिलाफ इन्होंने, जिसको ये भड़काते थे, जिनको ये मैनिपुलेट करते थे, कहीं ना कहीं इस प्रकार से कर्मा ने खेल रचा कि आज की डेट में वो सभी रानियां इनके जीवन में हैं और किसी ना किसी रोल में कुछ ऐसा निमित्त बन रहे हैं कि इनके खिलाफ वो, मतलब वो एक तरीके से गैंग अप कर लेते हैं और इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो हमने बोला ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने बोला वो दाई माँ को देखना, इनके साथ तो आपने गलत किया ना, वो कौन है जो आपको राय देती थी, आपने बोला था ना। तो फिर हमने उनको प्रोब किया, उनको बोला कि ठीक है उनको सामने लेकर के आइए। जैसे ही दाई माँ सामने आई, इस बहन को समझ में आया कि इनकी मां क्यों इनको सत मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर जोड़ने के लिए इतनी आतुर है। वो जिस लेडी जिन्होंने दाई मां का किरदार निभाया, वही माता जी इस जीवन में इनकी लौकिक माता है। उन्होंने खुद जन्म दिया इस जीवन में उनको। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये तो मेरी माता है। और उनको और थोड़ा डिटेल में याद आया, क्योंकि कहती कि मैं ना शेयर तो करती थी उनसे कि आज मैंने इसको ऐसे बोल दिया, आज मैंने उसको ऐसे बोल दिया, बहुत भड़का दिया। तो कह रहे दाई माँ तो बहुत डांटती थी कि तू सुधर जा, ये ठीक नहीं है। पर मैं थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट थी, मुझे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था कि मैं तो इन सब लोगों को फंसा दूंगी और मैं बच जाऊंगी। तो कह रही कि मेरी दाई माँ, क्योंकि वो रानी नहीं थी खुद, और तो उनका अधिकार तो था, पर उस अथॉरिटी से वो मुझे रोक नहीं सकते थे। मेरे पे इंडिविजुअल हक था, पर वैसे रॉयल उनके पास एक्सेस नहीं था, तो वो मुझे रोक नहीं पाए। पर उन्होंने बहुत समझाया, और जैसे विनाश काल विपरीत बुद्धि होती है, तो मैं बिल्कुल विपरीत बुद्धि में चली गई थी और बिल्कुल मेरा दिमाग खराब हो गया था। इस वजह से मैंने सबसे दुश्मनी बोल ली, सबका बुरा करने की कोशिश करी। किसी और का तो बुरा हुआ नहीं, बुरा तो मेरा ही हो गया। और मुझे एक कहा मैं पाटवी रानी थी, और वहां से मैं एक निर्वासित रानी हो गई। और बाद में मैंने जीवन ऐसे ही अकेलेपन में वो जीवन जो है मैंने व्यतीत किया। तो जब उनको इस मोमेंट से फिर बाहर लाया गया, तो इस चीज़ को फिर इसी प्रकार से कंक्लूड किया गया कि आप देखें, आपकी माता के पास वो अधिकार नहीं था, क्योंकि वो आपकी लौकिक माँ नहीं थी उस जीवन में। वो आपको फोर्स नहीं कर पाई कि बच्चे सही काम और अच्छा काम आप करो, वो आपको फोर्स नहीं कर पाई। इसीलिए इस जीवन में वो आपके रियल मदर बने, और इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी का इस बार इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको पता था कि मेरे बच्चे का शायद इस प्रकार से इन लाइंस पे गलत मार्ग पे जाने का संस्कार है, तो वो नहीं चाहते थे कि आप गलत मार्ग पे जाओ। इसीलिए इस बार थोड़ा वो ज्यादा फोर्स यूज कर पाए, और उन्होंने आपको सत मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर, एक ऐसे मार्ग पर जबरदस्ती भेजा जिससे आप अपना तो कल्याण कर ही सकते हैं, पर विश्व कल्याण करने में भी योगदान दे सकते हैं। ये होती है माँ। हमने कहा कि धन्य हो ऐसी माता जिसने पूर्व जीवन के अंदर यशोदा बन के आपको पाला। अपने कुख से जन्म तो नहीं दिया, पर माँ का पूरा प्रेम आपको दिया, और इस जीवन में देवकी की तरह खुद आपको अपने कोख से जन्म दे करके आपको धन्य किया और आपको सत मार्ग पर भेजा। आपको धन्य फील करना चाहिए। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, ये बहन अपने उन तीनों प्रश्नों का जवाब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन के माध्यम से
पा पाए कि वो व्यक्ति कौन है जिनके प्रति ये आकर्षण फील करते हैं, कि वो सब लोग कौन हैं जो कि इनके प्रति कहीं ना कहीं प्लॉटिंग करते हैं, और तीसरा प्रश्न कि माता ने क्यों कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके इनको धर्म के मार्ग पर भेजा। तो भाइयों और बहनों, ये था आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अनुभव। आशा करते हैं आपको अनुभव बहुत पसंद आया। ओम शांति। आप सभी भाइयों और बहनों से एक निवेदन और है। आप सभी भाइयों और बहनों का प्रेम, विश्वास हम तक आपके कॉल्स और मैसेजेस के माध्यम से भरपूर पहुंच रहा है। आप सभी से निवेदन ये है कि जब भी आप हमें कांटेक्ट करें तो हमें डायरेक्ट फ़ोन कॉल करने की बजाय अगर आप हमारे नंबर पर, जो कि इसी वीडियो के इस वीडियो के अंदर दिया गया है, उस पर अगर आप व्हाट्सएप से मैसेज कर देंगे तो दिन में, क्योंकि हम काफ़ी व्यस्त होते हैं PLR के सेशंस करने में और थोड़ा कंसल्टेशन का काम करने में, तो जैसे ही हमारे को समय मिलता है शाम के समय हम सारे व्हाट्सएप मैसेजेस का जवाब देते हैं। तो अगर कॉल करने के बजाय आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे तो हम आपको ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर पाएंगे। ओम शांति।